हेलो फ्रेंड्स, जिंगल का नाम वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आरती फ्लोर की चाय साफ करने में लगी होती है। तभी जानबूझ के रघु क्लाइंट के जूते पर भी चाय गिरा देता है और आरती से कहने लगता है, अरे आयशा जी, मुझे यह क्या हो गया, और आयशा जी ये अभी साफ कीजिए। मगर क्लाइंट कहने लगता है, आयशा जी रहने दी। तभी रघु कहने लगता है, अरे यह तो एक्टिंग चल रही है ना, सच में थोड़ी ना कर रही है। आरती की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, चलिए करिए। आरती भी क्लाइंट के पास जाकर के चाय साफ करने लगती है। क्लाइंट भी इस तरह से आयशा को देख करके अपना पैर हटाने लगता है, लेकिन रघु कहने लगता है, यह क्या कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए, यह बुरा मान जाए। लेकिन इस तरह से आयशा को देख करके क्लाइंट्स भी कहने लगते हैं, आयशा जी रहने दीजिए, मेरी मदर आपकी बहुत ही बड़ी फैन है, वो बुरा मान जाएंगी। रघु कहने लगता है, अब आपका काम हो गया है, आप जाइए। आरती बाहर आकर के अपने आप में बहुत शर्मिंदगी फील कर रही होती है, मगर चुप होती है। उधर रीचा भी करण को फिल्म की क्लाइमैक्स की लोकेशन दिखा रही होती है और कहने लगती है, कितने अच्छे लोकेशन है ना, ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इस तरह जंगल में खो गए तो फिर क्या करेंगे। और दोनों आगे लोकेशन देखते हुए चलते जा रहे होते हैं, मगर करण चुप होता है। तभी पेड़ के पीछे से मानव करण को छिप करके देख रहा होता है और करण की आवाज़ सुन करके वहां से भागने लगता है। करण भी मानव को देख करके फिर से मानव के पीछे लग जाता है और कहने लगता है, मानव जीजू एक बार रुक जाइए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। और ठोकर खा करके नीचे गिर जाता है। करण को समझाने लगती है कि करण, तुम फिर से क्यों जिद कर रहे हो, वह अगर मानव जीजू होते तुम्हारे तो वो तुम्हारी बात सुनते ना और तुम्हारी आवाज़ सुन करके तो रुक जाते ना। तभी करण कहने लगता है, नहीं रीचा, यह मेरे मानव जीजू ही है, मुझे पूरा यकीन है, पर पता नहीं वो मुझसे ऐसे क्यों भाग रहे हैं। उधर मानव भी सोचने लगता, तो गया छिपम छिपाई का खेल अब करण के सामने आने का वक्त आ गया। उधर आरती भी सहमी सी बैठी होती, तभी रघु उसके पास आकर के कहने लगता है, अरे आप अभी तक यहीं पर हैं, मुझे तो लगा कि अब तक तो आप अपने काले चेहरे को साफ करने के लिए 10-15 गुलाब जल की बोतल खाली कर चुकी होगी। और उसके पास जाकर के कहने लगता, बोलिए क्या और करना है, यह सब, यह आपकी बेइज्जती है, सब आपके हाथ में, लेकिन आप क्यूट कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे यह गेम बढ़ता जाएगा ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी, आपकी हालत मैं बद से बदतर कर दूंगा। तो आयशा सरीन, आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप जाइए यहाँ से और यह गेम क्यूट कर लीजिए। तभी आरती कहने लगती है, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। यह सुनकर के रघु गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आप पागल हो गई कि आप, अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है, आगे देखते जाइए कि आयशा की जिंदगी की कैसी फिल्म लिखता हूँ मैं। आरती भी कहने लगती है, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, आज आपने जो कुछ भी किया है ना, कल शायद उससे भी बुरा हो, लेकिन मुझे एक बात का तो सुकून है कि मेरे इरादे सही है और सच्चे हैं। आप अपने बारे में सोचिए। आरती की बात सुनकर के रघु भी सोच में पड़ जाता है। आरती पूछने लगती, क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सुकून तो मिलता होगा ना यह सब करके, और रात को नींद तो अच्छी आती होगी ना यह सब करके। मैं तो सारा दिन यहाँ पर इतना थक जाती हूँ कि घर जाकर इतनी अच्छी नींद आती है कि दिमाग में ना कोई टेंशन, ना दिल में कोई अफसोस। और आई होप कि इसी तरह आपको भी सुकून और शांति की नींद आती होगी। फिर रघु गुस्से में आरती से कहने लगता है, आप होती कौन है ये सब पूछने वाली, मुझे शांति से नींद आती और यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं पूछता हूँ और जवाब सिर्फ आपको देना है। और आरती पर भड़क करके चला जाता है। उसके बाद आरती अपने घर पहुंच जाती है। आयशा आरती का फेस साफ करने लगती है और कहने लगती है, क्या हालत बना करके रख दी है उस रघु ने आरती दी आपकी, आपके साथ जो भी हुआ ना बहुत बुरा हुआ। आपकी आंखें जलन तो नहीं कर रही ना आरती दी। और उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालने लगती है। आयशा कहने लगती है, मुझे दी आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आरती कहने लगती है, कोई बात नहीं आयशा, नवरंग के लिए तो अगर मेरे साथ ऐसा रोज भी होना तो मैं यह सब सहन कर लूँ। आयशा भी कहने लगती, पता नहीं आप यह सब कैसे सहन कर लेती, वाकई में आप मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आरती दी। और वह दरिंदा जरा सी भी तरस नहीं आया उसे, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। तभी आरती कहने लगती है, नहीं तो हम गलती कर रहे हैं आयशा, यह इंसान इतना भी कठोर नहीं है जितने वह बनते हैं, जरूर कोई बात है, कोई वजह है आयशा, कोई कहानी है उनके पीछे। वह जितने बुरे लगते ना उतने बुरे हैं नहीं। मैंने कितनी बार उनके कठोर दिल में नरम दिल महसूस किए, कोई तो बात जरूर है। आरती की बात सुनकर के ऐसा सोचने लगती है, अचानक आरती के दिल में रघु के लिए इतनी हमदर्दी कैसे पैदा हो गई। ऐसा तो नहीं कि आरती को रघु के पास भेज करके मैं कोई गलती कर रही हूँ। रघु का इतना टॉर्चर सहने के बाद भी रघु में इतनी अच्छाई देखने लगी है, कहीं रघु को पसंद तो नहीं करने लग गई है। और सोचने लगती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना मेरी तो मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तभी आयशा कहने लगती है, क्या नरम दिल, वह इंसान किसी को तकलीफ देने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह तो आप इतनी अच्छी है ना, इसलिए आपको बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई नजर आने लगती है। आरती दी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उस इंसान के बारे में इस तरह से नहीं सोचेंगी। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी भोली भाली दी को अपने प्यारों के जाल में फंसा ले। तभी आरती कहने लगती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं आयशा, मैं तो यह सब तुम्हारे लिए और नवरंग के लिए कर रही हूँ, जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही करूंगी मैं। आयशा भी कहने लगती है, हाँ दी मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी है, आप थक गई होगी, आप आराम कर लीजिए। उधर रघु भी आरती की कई बातों से परेशान हो रहा था कि मेरे इरादे तो सच्चे और नेक है, आप अपने बारे में सोचिए। और रघु गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आती है। और रघु को आरती का मुंह काला करने वाली बात याद आने लगती है और वह हंसने लगता है। तभी दिगंबर काका वहां पर आकर के रघु से कहने लगती है, आपकी ये हंसी आपकी खुशी नहीं, किसी का दर्द बयां कर रही है। आपने क्या हालत बना ली अपनी, अतीत की सजा आप कब तक अपने आप को देते रहेंगे, इसमें उस लड़की का क्या कसूर, जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तभी रघु कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि आयशा ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे दी हुई हर चोट मेरे जख्मों पर मरहम लगाती है और मुझे और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह रघु नवरंग स्टूडियो पहुंच जाता है। आरती भी नवरंग के गार्डन के बाहर सनबात ले रही होती है। रघु उसके पास जाता है। रघु को देख करके आरती उठने लगती, तब रघु कहने लगता, नहीं नहीं बैठे रही है। और आरती को देख करके कहने लगता, ब्यूटीफुल, और कहने लगता, आप मेरे बिना रह नहीं पाई ना, कितनी बेताब थी मुझसे मिलने। और एक बात बताऊं आपको, मैं रात को बड़े सुकून से सोया और बहुत अच्छी नींद भी आई मुझे। और आरती का हाथ पकड़ने लगता है और कहता है, आप बहुत अच्छी हैं, या फिर आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और कहने लगता है कि क्या आपने नाश्ता किया। आरती कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। तभी रघु कहने लगता है,
आप सैंडविच खाएंगी, ऐसा सैंडविच खिलाऊंगा कि कहीं आपने खाए नहीं होंगे। और कहने लगता है आप लेकर आएंगी मेरे लिए और मेरा ड्राइवर आपको लेकर के चले जाएगा, आप लेकर आ जाइए, लेकिन मुझे ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं है। तभी आरती भी घबराते हुए रघु की कार में दौड़ते हुए बैठ जाती है। उसके बाद रघु किसी को फ़ोन लगा करके कहने लगता है 5 से 7 मिनट में वो पहुंचने वाली होगी, मैंने जैसा कहा है ना वैसे ही करना। और प्रेस वालों को भी फ़ोन लगा करके कहने लगता है आपके लिए मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आरती रघु के कहने पर रघु के ड्राइवर के साथ सैंडविच लेने के लिए चली जाती है। रघु का ड्राइवर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक करके गाड़ी देखने लगता है और वो बोनट खोल करके किसी को थम का इशारा करने लगता है। तभी आरती गाड़ी में से उतर करके पूछने लगती क्या हुआ भैया। तभी ड्राइवर कहने लगता है कि मैडम जी गाड़ी खराब हो गई, ठीक होने में टाइम लगेगा। आयशा कहने लगती तो फिर हम क्या करेंगे। ड्राइवर कहने लगता है आप टैक्सी पकड़ करके निकल जाइए ना, और आपको तो पता है ना कि साहब का गुस्सा कितना खराब है, उनकी पसंदीदा कार है, अगर उनको पता चल गया ना तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, इसलिए प्लीज़ मैम आप टैक्सी ले लीजिए ना। आरती भी पूछने लगती कि जूहू के लिए टैक्सी कहाँ से मिलेगी। ड्राइवर कहने लगता है मैडम वहाँ पर खड़े हो जाइए, वहाँ पर आपको टैक्सी मिल जाएगी, और वहाँ पर सुनसान जगह होती है। आरती भी उधर जाने लगती है। तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर के वहाँ से चला जाता है। आरती आवाज़ लगाने लगती है और कहने लगती है यह तो कह रहे थे कि गाड़ी बंद हो गई है, यह तो गाड़ी लेकर के चले गए। आरती उस रास्ते पर देखने लगती, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी टैक्सी दिखाई नहीं देती है, एकदम सुनसान सड़क होती है और आसपास घना जंगल होता है। तभी जंगल के आसपास से कुछ लोग उसे आते हुए दिखाई देने लगते हैं। आरती को घूर करके देखने लगते हैं। आरती भी उन लोगों को देख करके डरने लगती है। वह लोग आरती को देख करके कहने लगते हैं वो देखो आयशा सरीन सुपरस्टार, चलो जाकर के सेल्फी लेते हैं। तभी आरती सोचने लगती है भगवान मैं जल्दी जल्दी में तो ये सोचना भूल ही गई कि पब्लिक तो मुझे ऐसा समझने लगेगी। उधर रघु अपना लैपटॉप खोल करके देखने लगता है और कहने लगता है अभी तक तो तमाशा शुरू हो जाना चाहिए था। और आयशा के पोस्टर को देख करके कहने लगता है तैयार हो जाइए अपने फैंस का खूब सारा प्यार बटोरने के लिए। उधर सारे लोग आरती को घेर लेते हैं और कहने लगते मैडम ऑटोग्राफ एक सेल्फी तो मांग रहे हैं ना, दे दो ना प्लीज। आरती डरने लगती है और सभी लोग आयशा पर कमेंट्स करने लगते हैं। रिपोर्टर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कहने लगते तो देखा आपने कि पब्लिसिटी के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए आयशा सरीन सड़क पर आ गई। न्यूज़ सुनकर के रघु भी हंसने लगता है। वहीं उधर आयशा को भी उसकी खबर मिल जाती है। वह न्यूज़ में आरती को देख करके घबराने लगती है, सोचती है ओ माय गॉड यह क्या हो रहा है, आरती वहां पर कैसे पहुंच गई और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। और सोचती कि आई एम सॉरी आरती दी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उधर रघु भी लैपटॉप पर सब कुछ देख रहा होता है। आरती बहुत रो रही होती है और डर रही होती है, लेकिन सारे लोग आरती पर कमेंट्स कर रहे होते हैं। ये सब देख करके रघु सोचने लगता है कि मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया, और वो फटाफट से लैपटॉप बंद करके आरती के पास पहुंच जाता है और आरती को अपना जैकेट उतार करके उन लोगों को घूर करके देखने लगता है। वो लोग भी कहने लगते हैं अरे चलो मैडम आपका हीरो भी आ गया। आयशा भी वह सब न्यूज़ देख रही होती है और सोचती है रघु भी पहुंच गया वहाँ पर। उधर करण भी रीचा के साथ लोकेशन देखने के लिए जाने लगता है। तभी आदित्य का फोन आ जाता है और आदित्य उससे कहने लगता है आदित्य तुम फिल्म के शूट के पहले दिन ही खड़े रहना, वरना उस दिन जो कुछ भी हुआ ना उस तरह से तो आयशा को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। करण से हाँ कह देता है और रीचा से कहने लगता है चले मैडम लोकेशन देखने, और दोनों लोकेशन देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी सामने एक आदमी खड़ा होता है। करण भी रीचा से कहने लगता है यह कौन हो सकता है जो ऐसे बीच रास्ते में खड़ा हो गया। रीचा हॉर्न बजाने लगती है। करण भी कहने लगता है ओ भाई साहब बीच रास्ते में से हटिए ना, ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो गए। तभी मानव पलट करके करण को देखता है। करण भी मानव को देख करके हैरान हो जाता है और गाड़ी से नीचे उतर करके मानव की तरफ बढ़ने लगता है और मानव को देख करके खुश हो जाता है और मानव के फेस पर हाथ लगाने लगता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मानव जिंदा है। वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैंने कहा था रीचा कि यह मेरे मानव जीजी हुई है। तभी मानव करण को उठा करके कहने लगता है तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो करण, मैं मानव ही हूँ, तुम्हारा मानव जीजू, और तुम्हारे सामने खड़े तुम्हारे मानव जीजू। ये सुनकर के करण मानव को गले से लगा लेता है। मानव भी उसे टाइट हक कर लेता है। करण कहने लगता है मैं जानता था कि आप मेरे मानव जीजू हो, मगर आप ये जंगल में क्या कर रहे हो और आप मुझसे ऐसे क्यों भाग रहे थे, मुझसे बात तो कर सकते थे ना, ऐसा क्यों किया आपने। मानव भी कहने लगता है तुम लोगों से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता था ना, इसलिए मुँह से लड़कर भी वापस लौट आया। तभी करण पूछने लगता है लेकिन मानव जीजू आप यहाँ पर कैसे और ये सब क्या है। तभी मानव करण को बताने लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में मौत नहीं कुछ और लिखा था, और बताने लगता है कि उस दिन जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना और मैं गाड़ी से बाहर बेहोश होकर के गिरा था ना, और जब मुझे होश आया तो दूसरे दिन जंगल के कुछ लोगों ने मेरी मदद की और मेरी दोनों टांगें टूट गई थी, बहुत खिदमत की उन्होंने मेरी। और जब मैं वापस लौटा ना तो मैंने वहाँ पर देखा कि आयशा और रघु साथ में है। तभी करण भी कहने लगता है मगर जीजू हमारा इस तरह से बार बार मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। तभी मानव भी कहने लगता है हाँ करण तुम यह भूल रहे हो कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर का कीड़ा तो मुझसे कभी गया नहीं, तो मैंने एक छोटा सा सीन क्रिएट किया और अपना एक सीक्रेट एजेंट नवरंग में प्लान किया, और यह मेरा सीक्रेट एजेंट कोई और नहीं रीचा थी। उधर रघु भी आरती को भीड़ से बचा करके कार में बिठा करके लेकर के चला जाता है, मगर आरती बिल्कुल गुमसुम होती है। रघु उसे पानी पिलाने लगता है मगर आरती कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। रघु गुस्से में आ जाता है और उसे जोर से चिल्ला करके कहने लगता है कुछ बोलोगी, और एक जगह पर जाकर के गाड़ी रोक देता है। तभी आरती गाड़ी का गेट खोल करके गाड़ी से उतर जाती है और रोने लगती है। तभी रघु उसके पास जाकर के चिल्लाने लगता है और कहने लगता है क्या ड्रामा है, गाड़ी में पूछ रहा था तो कुछ बोल नहीं रही थी और अब यहाँ पर आकर के रो रही हो, कुछ बोलो। अभी आरती भी जोर से चिल्ला करके कहने लगती क्या बोलूं कि जब सारे लोग मेरी इज्जत उछाल रहे थे तो मुझे कैसा लग रहा था, जब सारे अनजान लोग आकर के चारों तरफ मुझे घेरे हुए थे और मुझे छेड़ रहे थे तो मुझे कैसा लग रहा था। और कहने लगती अनजान लोगों का शोर इतना लाचार और बेबस मुझे आज तक कभी नहीं लगा। मेरी हालत काफी नहीं है आपको यह बताने के लिए, लेकिन नहीं आपको मुझे देख करके मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको तो मेरे मुंह से सुनना है ना मेरे साथ क्या हुआ।
जब आप मुझे रोता हुआ, बिलखता हुआ, गिड़गिड़ाते हुए ज़मीन पर देखेंगे तब आपको मज़ा आए। आपको तो विस्तार से सुनने में मज़ा आएगा ना, जब मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ी देर पहले आ गए, आप थोड़ी देर बाद आते तो शायद आपको थोड़ा और मज़ा आता। उसकी बातें सुन कर के रघु भी गुस्से में आ जाता और उसे एक थप्पड़ मार देता और कहने लगता है तुम्हें क्या पता कि दर्द क्या होता है, और कहने लगता है कि जाओ जा करके गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे महल छोड़ करके आ जाता। आरती भी रघु से घबराते हुए गाड़ी में बैठ जाती, मगर रघु खुद पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।